हम डिस्कस करने लगे हैं वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का क्या मतलब होता है कि जो पहले आएगा उसको पहले सर्व किया जाएगा। जैसे अगर मैं कहती हूँ मेरे पास 50 टिकट्स अवेलेबल हैं और 50 टिकट्स मैंने सेल करनी है, तो उसके लिए मैं कहूँगी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे मैं सेल कर रही हूँ। जो फर्स्ट 50 कैंडिडेट्स होंगे या पार्टिसिपेंट्स होंगे, जो पहले आएगा उसको वो टिकट मिल जाएगी। तो बेसिकली इस एल्गोरिदम के अंदर भी यही अप्रोच यूज किया। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो प्रोसेस पहले आएगा उसको पहले सीपीयू दे दिया जाएगा। तो हमें पता है रेडी क्यू के अंदर प्रोसेस किस तरह से पड़े होते हैं, हेड पे पड़ा होता है एक प्रोसेस, बाकी सारे जो है वो उसके साथ पड़े होते हैं। तो प्रोसेस किस सीपीयू किसको मिलेगा, जो हेड पे पड़ा होगा प्रोसेस। फिर उसके बाद जब वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा, फिर सेकंड वाले प्रोसेस की बारी आ जाएगी। फिर जब वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा, फिर थर्ड वाले प्रोसेस की बारी आ जाएगी। तो इस तरह से आपकी एग्जीक्यूशन होगी। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल सोल्व करके दिखा देती हूँ। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है वो हमारे पास है नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग। नॉन प्रिएम्प्टिव का मतलब क्या है कि जब एक प्रोसेस अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा फिर ही सीपीयू फ्री करेगा। तो अब आपको यहाँ पे 3 प्रोसेस दिए हुए हैं, P1, P2, P3। आपको ये बताया हुआ है कि उनका अराइवल टाइम क्या है। अराइवल टाइम का मतलब ये है कि वो रेडी क्यू में कब आए हैं। तो तीनों का अराइवल टाइम सेम है, मतलब 0 सेकेंड्स पे, या जो भी टाइम का यूनिट होगा, सेकंड हो सकते हैं, मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड, जो भी हो सकता है। तो तीनों प्रोसेस जो है वो 0 सेकेंड्स पे आए हैं रेडी क्यू के अंदर। ठीक है, उसके साथ आपको ऑर्डर भी बता दिया कि वो किस ऑर्डर में आए हैं, क्योंकि सेम टाइम पे आए हुए हैं तो तीनों हेड पे तो नहीं हो सकते ना प्रोसेस। अब उनका ऑर्डर बताया हुआ है कि वो किस ऑर्डर में आए हैं। तो सबसे पहले P1 प्रोसेस, हेड पे P1 पड़ा हुआ है, फिर P2 है और फिर उसके बाद P3 प्रोसेस है। ये इसका ऑर्डर है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो आपको बर्स्ट टाइम बताया हुआ है। बर्स्ट टाइम का मतलब ये है कि P1 ने 24 सेकेंड्स के लिए सीपीयू यूज करना है, P2 प्रोसेस ने 3 सेकेंड्स के लिए सीपीयू यूज करना है, और इसी तरह P3 प्रोसेस ने 3 सेकेंड्स के लिए सीपीयू यूज करना है। तो नॉन प्रेम्प्टिव स्केड्यूलिंग है, तो इसका मतलब ये है कि जब 24 सेकेंड्स होंगे फिर ये P1 सीपीयू को फ्री करेगा। जब इसके 3 सेकेंड्स हो जाएंगे फिर ही ये प्रोसेस सीपीयू फ्री करेगा, दरमियान में फ्री नहीं कर सकता। तो अब आपने सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आपने गैंट चार्ट ड्रॉ करना है इसके लिए। ये डायग्राम आपने सबसे पहले ये डायग्राम बनानी है जिसको हम गैंट चार्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें आपने बेसिकली डायग्राम ड्रॉ किस तरह से करनी है। सबसे पहले आपने देखना है अराइवल टाइम क्या है। अब इसमें तो तीनों का अराइवल टाइम सेम है, वो 0 है। तो आपने सबसे पहले लिखा, यहाँ स्टार्ट किया कि प्रोसेस जो है वो 0 टाइम पे अराइव हुआ। ठीक है, अराइव क्योंकि तीनों ही 0 टाइम पे हुए थे, लेकिन किस ऑर्डर में हुए हैं, किस ऑर्डर में हुआ है, P1। तो इसका मतलब ये है कि हेड पे आपका P1 प्रोसेस पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले जो सीपीयू मिलेगा वो P1 प्रोसेस को मिलेगा। बाकी P2 और P3 रेडी रेडी स्टेट में ही है, वो रेडी क्यू में ही है, लेकिन रनिंग में कौन सा प्रोसेस आया, P1 प्रोसेस रनिंग में। तो आप P1 प्रोसेस ने रन करना है और P1 को कितना टाइम चाहिए, 24 सेकेंड्स चाहिए। तो P1 जो है वो 24 सेकेंड्स तक चलेगा। यहाँ आपने लिख दिया 24। ये 0 से उसने स्टार्ट किया और ये आप बेसिकली टाइमलाइन बना रहे हो कि वो 0 to 24 मीन्स इसमें 1 भी होगा, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह एक एक नंबर लिखने की बजाय आपने डायरेक्ट लिख दिया कि वो 0 से 24 तक चलेगा। अब यहाँ ऊपर आपने लिखा है प्रोसेस का नेम, कौन सा प्रोसेस चलेगा। ठीक है, अब 0 to 24 P1 प्रोसेस चला है, उसके बाद उसने 24 सेकेंड्स ही चलना था, ये उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई, इसको आपने क्रॉस कर दिया कि ये खत्म हो गया, रेडी क्यू में नहीं है। अब रेडी क्यू की टॉप पे कौन सा प्रोसेस पड़ा है, P2 प्रोसेस। अब P2 अपने एग्जीक्यूशन कब स्टार्ट कर रहा है, 24 सेकेंड्स के बाद, और इसने चलना कितना है,
इसने चलना सिर्फ 3 सेकंड्स। यहाँ से हमें पता चलेगा कि P2 ने 3 सेकंड एग्जीक्यूट करना। तो 24 के अंदर आप 3 ऐड करो, यहाँ बन गया 27। ठीक है, और कौन सा प्रोसेस चला है? P2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास फिर एक और प्रोसेस है, वो है आपके पास P3। ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है P3 प्रोसेस। P3 प्रोसेस ने भी 3 सेकंड्स के लिए एग्जीक्यूशन करनी है। तो ये 27 से स्टार्ट करेगा, 27 के अंदर 3 ऐड करो, 30। तो ये अपनी एग्जीक्यूशन 30 पे कंप्लीट करेगा P3 प्रोसेस। इस तरह से ये आपका जो है वो गैंट चार्ट ड्रॉ हो गया है। स्टार्ट कहाँ से करना है आपने? अराइवल टाइम में देखना है कि सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आया है। क्योंकि तीनों प्रोसेस 0 पे आए हैं तो इसलिए आपने 0 से स्टार्ट किया। फिर आपने नेक्स्ट ये देखा है कि ऑर्डर क्या था इनका। सबसे पहले P1 प्रोसेस ने एग्जीक्यूट करना है, तो P1 को 24 सेकंड्स चाहिए थे। 0 से 24 तक आपका P1 प्रोसेस चला। फिर 24 से P2 प्रोसेस स्टार्ट हुआ और 24 में आपने 3 ऐड किया, तो ये 27 पे स्टॉप होगा। देन उसके बाद लास्ट पे P3 चलेगा। 27 से स्टार्ट हुआ, 3 सेकंड्स चला, तो ये 30 पे स्टॉप हो जाएगा। ये आपका गैंट चार्ट बन गया। इस तरह से भी आप ड्रॉ कर सकते हो, इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो, ब्लॉक्स भी बना सकते हो। ठीक, अब आपने नेक्स्ट क्या किया? सबसे पहले आपने गैंट चार्ट ड्रॉ कर लिया। फिर नेक्स्ट आपने कैलकुलेट करना है इसका टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला है हमारे पास फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम। अब आपने हर प्रोसेस का सेपरेट कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप P1 का कैलकुलेट करो। अब फिनिश टाइम जो है वो आपने कहाँ से देखना है? ये टाइमलाइन से देखना है, गैंट चार्ट से। P1 फिनिश कब हुआ है? यहाँ से हमें पता चलेगा, ये 24 पे फिनिश हुआ है, तो इसका फिनिश टाइम है 24 माइनस अराइवल टाइम। कहाँ से देख रहे हो आप? ये अराइवल टाइम आपको गिवन है, तीनों का 0 है। P1 का भी अराइवल टाइम क्या है? 0। तो ये आपके पास क्या आंसर आया? 24 आया। कि उसने 24 सेकंड्स लिए हैं एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने में। टर्न अराउंड टाइम यही बताता है ना कि वो प्रोसेस ने एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया। तो इसने 24 सेकंड्स लिए। उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है P2 के लिए। P2 का फिनिश टाइम क्या है? P2 का फिनिश टाइम है 27 और इसका अराइवल टाइम कितना है? 0। 27 माइनस 0 27। ठीक, उसके बाद हमारे पास आ गया P3। P3 का फिनिश टाइम है 30 सेकंड्स। 30 माइनस 0 इक्वल्स टू 30। ये आपने तीनों प्रोसेसेस का इंडिविजुअल कैलकुलेट कर लिया टर्न अराउंड टाइम। अब उसके बाद आपने एवरेज कैलकुलेट करनी है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम इसका क्या होगा? तीनों को आपने सम किया, 24 प्लस 27 प्लस 30, तीनों को सम किया और 3 पे डिवाइड किया, तो इसका आंसर आएगा आपके पास 27। ये आपके पास आ गया एवरेज टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट आपने कैलकुलेट करना है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला है फिनिश टाइम माइनस फर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। ये वेटिंग टाइम का फॉर्मूला है। अब ये भी आपने ऐसे इंडिविजुअल पहले हर प्रोसेस का करना है। P1 का आप कैलकुलेट करो। P1 फिनिश कब हुआ है? 24 पे। टाइमलाइन से देखा आपने, इसका बर्स्ट टाइम कितना था? बर्स्ट टाइम इसका 24 था, तो 24 माइनस 24 और अराइवल टाइम 0 था, तो इसका आंसर क्या आया? 24 आ गया। इसका मतलब 0 आ गया। 24 में से 24 माइनस किए तो 0 आया, 0 माइनस 0 0। तो इसका मतलब ये है P1 प्रोसेस ने कोई भी वेट नहीं दिया, जैसे ही P1 प्रोसेस आया उसको आते ही CPU मिल गया। तो यहाँ से आप देखो
सबसे पहला प्रोसेस कौन सा स्टार्ट हुआ था हमारे पास, P1 प्रोसेस, 0 टाइम पे वो आया था और 0 टाइम पे ही उसको CPU असाइन हो गया। इट मीन्स कि उसने कोई वेट नहीं किया रेडी क्यू के अंदर, उसको आते ही CPU मिल गया। फिर नेक्स्ट आपने कैलकुलेट किया P2 के लिए। P2 कहाँ फिनिश हुआ था, 27 पे। अराइव का बस टाइम कितना था इसका, 3 था। 27 माइनस 3 माइनस अराइवल टाइम 0। 27 में से 3 माइनस करें तो आता है हमारे पास 24। इट मीन्स कि P2 प्रोसेस ने 24 सेकंड्स वेट किया। तो अब आप गैंट चार्ट से वेरीफाई कर सकते हो इसको कि P2 प्रोसेस को CPU कब मिला था, 24 पे। इट मीन्स कि उसने 24 सेकंड्स वेट किया। के अराइव तो तीनों सेम टाइम पे हुए थे, लेकिन P1 को पहले CPU मिल गया था। उतने टाइम पे ये P2 और P3 रेडी क्यू के अंदर वेट कर रहे थे। तो P2 प्रोसेस ने कितना वेट किया, 24 सेकंड। इसी तरह P3 प्रोसेस के लिए आप कैलकुलेट करोगे, इसका फिनिश टाइम 30 है, बस टाइम 3 था और अराइवल टाइम 0 था। तो ये आंसर आया 27। P3 प्रोसेस ने 27 सेकंड्स वेट किया। तो ये आप इससे गैंट चार्ट से देख लो, P3 को CPU मिला था 27 सेकंड्स पे, तो इट मीन्स इसने 27 सेकंड्स वेट किया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना। एवरेज वेटिंग टाइम क्या आएगा हमारे पास, 0 प्लस 24 प्लस 27 डिवाइडेड बाय 3। तो एवरेज वेटिंग टाइम हमारे पास आ रहा है इसका 17। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का। वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक और फार्मूला भी होता है, वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट। ये फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। ये इसी फॉर्मूले को यहाँ पे एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ओके, टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या है, फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम। और फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम मीन्स ये टर्न अराउंड टाइम है, टर्न अराउंड टाइम में से आप बर्स्ट टाइम माइनस कर, तो ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, आप ये भी यूज कर सकते हो वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का। नो मैम। नो मैम, क्लियर।